अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम जिस नामवर मुस्लिम हुक्मरान का तारुफ आपके सामने रखने जा रहे हैं, तारीख़ में इन्हें शहाबुद्दीन गौरी के नाम से जाना जाता है। शहाबुद्दीन गौरी 1160 ईस्वी में सोर पश्तून कबीले में पैदा हुए। शहाबुद्दीन गौरी सल्तनत गौरिया के आखिरी हुक्मरान थे। ये 1202 से 1206 ईस्वी तक सल्तनत गौरिया के हुक्मरान रहे। सैफुद्दीन सानी के इंतकाल के बाद गियासुद्दीन गौरी सल्तनत गौरिया के तख्त पर बैठे। उन्होंने गजनी को मुस्तकिल तौर पर फतह करके शहाबुद्दीन गौरी को तख्त पर बिठाया। गियासुद्दीन ने इस दौरान हरात और बलख भी फतह कर लिए और हरात को अपना दारुल हुकूमत बनाया। सुल्तान शहाबुद्दीन अगरचे अपने भाई के नायब थे, लेकिन इन्होंने गजनी में एक आज़ाद हुक्मरान की हैसियत से हुकूमत की। उन्होंने पाकिस्तान और शुमाली हिंदुस्तान को फतह करके तारीख़ में मुस्तकिल मकाम पैदा किया। अपने भाई के इंतकाल के बाद पूरी गौरी सल्तनत के हुक्मरान बन गए। शहाबुद्दीन गौरी की कार्रवाइयाँ मौजूदा पाकिस्तान के इलाके से शुरू हुईं। वो मशहूर आलम दर्रा खैबर की बजाय दर्रा गोमल से पाकिस्तान में दाखिल हुए। उन्होंने सबसे पहले मुल्तान और ऊँच में हमले किए, जो गजनवियों के ज़वाल के बाद एक बार फिर इस्माइली और क्रांति तखरीबकारों की आमाजगाह बन गए थे। ये इस्माइली एक तरफ मिस्र के फातमी खुलफा के साथ और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के हिंदुओं से करीबी ताल्लुकात कायम किए हुए थे। ये मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने का कोई मौका हाथ से न जाने देते। गौर के हुक्मरान आम मुसलमानों की तरह अब्बासी खिलाफत को तस्लीम करते थे और इस्माइलियों की सरगर्मियों को मुसलमानों के मफादात के ख़िलाफ़ समझते थे। सुल्तान शहाब ने 1175 ईस्वी में मुल्तान और उच को फतह कर लिया और फिर 1179 में सुल्तान ने पेशावर और 1180 में दीबल को फतह करके सल्तनत की हदूद को बहरा अरब के साहिल तक बढ़ा दिया। लाहौर और इसके नवाह का इलाका अभी तक गजनवी ख़ानदान के कब्ज़े में था, जिनकी हुकूमत जहाँसोज़ के हमले के बाद लाहौर मुंतकिल हो गई थी, लेकिन बहुत कमज़ोर थी। मकामी राजे इस पर चढ़ाई करके किसी भी वक्त इन्हें ख़त्म करके इस्लामी हुकूमत का ख़ात्मा कर सकते थे। चुनांचे शहाबुद्दीन गौरी ने लाहौर पर कब्ज़ा किया और यहाँ कमज़ोर हुकूमत ख़त्म करके एक ताकतवर मुस्लिम हुकूमत की बुनियाद रखी। सुल्तान की वैसे तो बहुत सी कामयाबियाँ हैं, लेकिन तरवाइन या तरवाड़ी की जंग बहुत मशहूर है, जिसमें इनका मद्दे मुकाबिल एक हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज चौहान था। लाहौर और मौजूदा पाकिस्तान के इलाके फ़तह करने के बाद शहाबुद्दीन ने भटिंडा यानी मौजूदा मशरक़ी पंजाब के एक इलाके को फ़तह किया, जो उस वक्त हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान के कब्ज़े में था। पृथ्वीराज ने जब ये सुना कि सुल्तान ने भटिंडा फ़तह कर लिया, तो वह एक ज़बरदस्त फ़ौज लेकर, जिसकी तादाद 2 लाख से ज़ायद थी, मुसलमानों से जंग के लिए निकल पड़ा। दिल्ली के शुमाल मगरब में करनाल के करीब तराइन या तरवाड़ी के मैदान में दोनों फ़ौजों में खूब लड़ाई हुई, लेकिन शहाबुद्दीन की फ़ौज थोड़ी थी, इसे शिकस्त हुई और ख़ुद सुल्तान बुरी तरह ज़ख्मी हो गए। इन्हें इसी हालत में एक सिपाही बचा कर ले गया। इसके सिपाही और जर्नैल शहाबुद्दीन को इस हालत में देखकर बददिल हो गए, मैदान जंग से भाग निकले। सुल्तान शहाबुद्दीन को लाहौर लाया गया और वहाँ से वो गजनी पहुँचे। शहाबुद्दीन को इस शिकस्त का इतना रंज हुआ कि 1 साल तक उन्होंने अपने ऊपर हर तरह की आसाइश हराम कर ली। तमाम जर्नैलों से बातचीत तर्क कर दी, बल्कि बाज़ जर्नैलों को सख्त सज़ाएँ दी। बिल आखिर उन्होंने तमाम जर्नैलों को एक तरबियत याफ्ता सख्त फ़ौज तैयार करने का हुक्म दिया। 1192 ईस्वी में सुल्तान पहले से मजबूत और मुकम्मल तैयारी के साथ वापस आए। पृथ्वीराज भी अपने इत्तेहादियों के साथ आगे बढ़ा। मुल्ला मोहम्मद कासिम फरिश्ता के मुताबिक पृथ्वीराज की 3 लाख फ़ौज 3000 हाथियों के साथ गौर के हुक्मरान सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद के सामने खड़ी थी, जबकि गौरी की फ़ौज में 1,20,000 अफ़गान, ताजिक और तुर्क शामिल थे, जो मुल्तान और लाहौर से गुजरते हुए तराइन पहुँचे थे। सुबह गौरी के हमले से जंग का आगाज़ हुआ। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान एक हौलनाक जंग छिड़ गई। दिन के एक पहर तक गौरी ने पसपाई इख्तियार करने की चाल चली। चौहान फ़ौज ने पृथ्वीराज के हुक्म पर पीछे हटने वाली गौरी फ़ौज का ताक़ुब किया और दोपहर होने तक चौहान फ़ौज गौरी के 10,000 तीरंदाजों और रिज़र्व फ़ौज के नरगे में आ चुकी थी। इस पसपाई की चाल के दौरान पीछे हटने वाली फ़ौज भी वापस पलटी और चौहान फ़ौज पर टूट पड़ी। दिन के तीसरे पहर तक चौहान फ़ौज के 1 लाख सिपाही मुर्दार हो चुके थे। पृथ्वीराज चौहान को सरसा की जानिब फ़रार होते हुए गिरफ्तार किया जा चुका था, जिसे बाद अज़ां अजमीर ले जाकर कत्ल कर दिया गया। इस जंग के दूर रस नताइज बरामद हुए। मुसलमानों का मुकाबला करने वाला कोई बाकी ना रहा। अगरचे कनूज और अनलवाड़ा के राजाओं ने अतात से इनकार किया, लेकिन फिर शिकस्त खाकर जिल्लत के साथ मुसलमानों के सामने झुक गए। इस तरह मुसलमानों की एक अजीम सल्तनत हिंदुस्तान में कायम हुई, जो 18वीं सदी के बाद तक कायम रही।
پرتھوی راج کو شکست دینے کے بعد شہاب الدین غوری نے دہلی اور اجمیر فتح کیا اور اس کے سپہ سالار ملک محمد بن بختیار خلجی نے آگے بڑھ کر بہار اور بنگال کو زیر نگین کیا۔ اس طرح پورا شمالی ہندوستان اور پاکستان مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ ہندوستان اور بنگال میں مسلم اقتدار کے بانی اور ایک بیدار مغز حکمران کی حیثیت سے شہاب الدین کا پایہ بہت بلند ہے۔ ان کی فتوحات بہت مفید ثابت ہوئیں۔ وہ محمود کی طرح کسی علاقے کو فتح کر کے واپس نہیں جاتے تھے، بلکہ اس علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیتے۔ انہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی مستقل حکومت قائم کر دی اور اس طرح وہ کام مکمل کر دیا جو 500 سال پہلے محمد بن قاسم نے شروع کیا تھا۔ شہاب الدین کے ہی زمانے میں کھوکھر بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ کھوکھروں نے ایک مسلمان قیدی پکڑ رکھا تھا جو ان کو اسلام کی حقانیت کے بارے میں بتاتا۔ ناظرین، مختصراً بتاتا ہوں کہ ایک دن کھوکھروں کے سردار نے کہا کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو تمہارا بادشاہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو قیدی نے جواب دیا، تم اسلام قبول کرو، میں یقین دلاتا ہوں ہمارا بادشاہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ اس کے بعد اس نے مسلمانوں کے ذریعے اپنی گفتگو کو خط کے ذریعے شہاب الدین تک پہنچایا تو سلطان نے اس سردار کو بہت انعام و اکرام سے نوازا اور علاقے کی جاگیر اسی کو دے دی۔ سلطان کا یہ سلوک دیکھ کر اس کی قوم نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، اسلام قبول کرنے سے قبل کھوکھر بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے، جیسے دختر کشی، جو زمانہ جاہلیت میں لڑکی کو پیدا ہوتے ہی درگور کرتے تھے، وہی برائی ان میں بھی تھی۔ اسلام لانے کے بعد یہ رسم بھی ختم کر دی گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلجوکیوں کے بعد خراسان اور ترکستان میں خوارزم شاہی حکومت قائم تھی۔ غوریوں کی اس خاندان کے ساتھ مسلسل لڑائیاں رہتیں۔ غیاث الدین کے بعد شہاب الدین کے زمانے میں بھی یہی لڑائیاں جاری رہیں۔ انہی لڑائیوں کے دوران پنجاب کے کھوکھروں نے بغاوت کر دی۔ سلطان محمد غوری فوراً پنجاب آئے اور بغاوت ختم کی، لیکن بغاوت ختم کرنے کے بعد جب وہ واپس جا رہے تھے تو دریائے جہلم کے کنارے ایک اسماعیلی کرامتی نے خود کش حملے میں انہیں شہید کر دیا۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری کا مقبرہ ضلع جہلم کی تحصیل سہاوا میں چکوال موڑ جی ٹی روڈ سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر چوہان نامی گاؤں میں واقع ہے۔ شہاب الدین غوری کی شہادت کے ساتھ ہی غوری خاندان کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ ہرات اور غزنی کے علاقوں پر خوارزم شاہ کی حکومت قائم ہو گئی اور برصغیر پاک و ہند میں سلطان کے وفادار غلام اور دہلی میں سلطان کے نائب قطب الدین ایبک نے ایک مستقل اسلامی حکومت قائم کی، یعنی سلطنت دہلی خاندان غلامہ کے زیر اثر قائم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ شہاب الدین غوری کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ناظرین، نامور مسلمان حکمرانوں کی سیریز جاری ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔